Good morning, students. Today I am going to teach you a birthday present by Sylvia Plath. So, before starting it, I would like to share something about Sylvia Plath so that you can get a good idea about the poem and you will understand it nicely. मैं आपको इससे पहले कि मैं बताऊं कि पोएम के बारे में कुछ, आपको सिल्विया प्लाथ के बारे में कुछ बताती हूँ। वैसे मैंने एरियल के पोइट्री में शेयर किया है ये सब कुछ, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड शेयर किया है, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको बताती हूँ। माइट बी यू आर नॉट सीइंग दैट और यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, तो नए हैं जो उनके लिए बताती हूँ कि ऐसा होता है कि सिल्विया प्लाथ जो हैं वो अमेरिकन पोइट हैं और आपको ये बता दूं कि वो कन्फेशनल पोइट की कैटेगरी में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उनके बारे में जो भी बिटर ट्रुथ था, जो भी उनकी लाइफ में बिटरनेस थी, शेमलेसली उन्होंने दिखाया है, उसको शेमलेसली लिखा है। और जब वो पोइट्री लिखती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी के लिए लिखती हैं, ऐसा लगता है वो अपने लिए, अपने आप से बातें करते हुए लिखती हैं। वो अपने आप को दो डायमेंशंस में लेती हैं, एक सेल्फ और एक कॉन्शियस को, और फिर उसके बाद वो उसी डायमेंशंस में बातें करती हैं। उनकी पोएम आप चाहे लेडी लेज़रस देख लें, चाहे आप उनकी एरियल देख लें, या आप उनकी पोइट्री ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं अ बर्थडे प्रेजेंट देख लें। तो नाम बहुत प्यारा सा है कि बर्थडे प्रेजेंट, तो यू माइट बी थिंकिंग कि कुछ बर्थडे प्रेजेंट के बारे में बात हो रही होगी। नहीं, ये बहुत ही सटारिकल, बहुत ही आयरनिकल नेम है अ बर्थडे प्रेजेंट। तो बर्थडे प्रेजेंट उन्होंने क्या है उनका बर्थडे प्रेजेंट, ये बताने से पहले मैं उनकी थोड़ा सा आपको उनकी साइकोलॉजी बताती हूँ कि वो कैसा सोचती थी। उनकी कहानी ऐसी कुछ थी कि जब वो छोटी थी तो उनके फादर ने, प्लूटो प्लाथ ने, एक प्रोफेसर थे वो बॉटनी के, और उन्होंने उनके सामने ही सुसाइड कर लिया था शायद 6 साल या 8 साल की उम्र में। और वो अपने फादर के लिए बहुत लॉन्गिंग रखती थी, बहुत प्यार रखती थी, मगर वो परेशान हुई इस बात को जान करके कि उनका पूरा बचपन, उनका पूरा चाइल्डहुड बिना फादर के अफेक्शन के बीता। और जब भी उनके फादर जब जिंदा भी थे, जब वो अलाइव थे, तब भी उनका प्यार उनको नहीं मिला, वो हमेशा लॉन्ग करती रहीं। तो उसको उन्होंने अपनी पोएम डैडी में दिखाया है। और उनके फादर एक स्ट्रिक्ट फादर थे, बहुत ही लविंग फादर नहीं थे, तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए तरसती रहीं, प्यार के लिए। फिर उन्हें अपने फादर एज अ एनिमी भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उनके फादर ने क्यों अपनी जान ले ली। अगर वो उनके साथ होते तो शायद उनको प्यार करते, एक उम्मीद रहती जो कि अब नहीं रही। फिर वो बड़ी हुई और उन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी जान लेने की कोशिश की। और हर डिकेड के बाद 10 साल, 20 साल और 30 साल, हर एक 10 साल के बाद वो अपनी जान लेने की कोशिश करती रहीं, और वो एक नाकाम कोशिश करती रहीं। ये उन्होंने लेडी लेज़रस में लिखा है। जब आप अगर लेडी लेज़रस पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस किस तरह से अपनी जान ली। कभी डूब कर, कभी अपने आप को कमरे में चोक कर, कभी सैक में अपने आप को रखकर, और तीसरी बार भी उन्होंने सुसाइड ही कमिट किया। और वो सुसाइड उन्होंने ऐसे कमिट किया था कि उन्होंने अपने घर में सब कुछ पहले सील किया, अपने किचन को, और अपने बच्चों को खाना दिया, अपने बच्चों को चाय दी वगैरह वगैरह, शाम का जो स्नैक्स था वो दिया, और अपनी सारी जो किचन था उसकी सारी सीलिंग्स वगैरह को सबको सील किया, और गैस ऑन करी और गैस पे आग लगा ली, और अपने चेहरे को गैस के स्टोव पे रख दिया, और एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरी वो। और मतलब लास्टली वो इस तरह से मरी, बहुत ही दर्दनाक मौत। तो सिल्विया प्लाथ के बारे में आपको ये बताया मैंने। फिर दूसरी बात कि जब ये बड़ी हुई तो ऐसा नहीं कि इनके दुख ख़त्म हो गए, इनके दुख बढ़ते ही रहे, क्योंकि फिर इन्होंने सोचा, एक पढ़ाई करी, ये फिर गई कैम्ब्रिज गई, इन्होंने पढ़ाई करी। आप उसमें एरियल में देखेंगे कि वहाँ पर उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी कटी। फिर इन्हें टेड हग्स मिले। टेड हग्स से एक ऑथर थे, वो भी राइटर थे, तो उनसे इन्होंने देखा, इनका वहाँ पे उनके साथ प्यार बढ़ा। इन्हें लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट पार्टनर होंगे। लेकिन जब टेड हग्स से उनकी शादी हुई तो लेकिन वो अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं पा पाई। उनके 6 साल में 2 बच्चे हुए, और उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। टेड हग्स ने किसी और से प्यार किया और वो उन्हें छोड़ करके कहीं और चले गए रहने के लिए। फिर ये अकेली रह गई अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इनकी दिमागी हालत परफेक्ट नहीं रही, बचपन के ट्रॉमा के वजह से भी साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस रही हमेशा। और सबसे बड़ी बात, जो इम्बैलेंस इनके अंदर था वो ये नहीं था कि वो बचपन में जो हादसा हुआ उनके साथ उसमें ये प्रॉब्लम था। आप इनकी पोएम में देखेंगे, और लास्टली इस पोएम में देखेंगे आप बर्थडे प्रेजेंट में, कि उनका जो उनकी तकलीफ़ थी परफेक्शन की, एक इम्परफेक्ट कोशिश थी उनकी परफेक्शन की। वो एक अच्छी वाइफ, अच्छी मदर, अच्छी लेडी, अच्छी प्रोफेसर, अच्छी ओरेटर, अच्छी पोएट,
सब कुछ एक साथ बनना चाहती थी। जो ये प्रेशर अपने आप में फ़ील करती थी वही उन्हें मोटिवेट करता था बार बार अपनी जान लेने के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट रहना चाहती थी। इन्होंने कहीं किसी फील्ड में सरेंडर नहीं करना चाहा। ये कभी ये नहीं चाहती थी कि वो अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दे अपनी मदरहुड के लिए, या अपनी मदरहुड छोड़ दे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये हमेशा बैलेंस बनाने में ही कंफ्यूज रहीं, और इन्होंने अपने आप को एक बार लास्टली डेथ के सपुर्द कर ही दिया। अच्छा, जब इनकी डेथ हुई इसके 6 महीने पहले यानी 1962 में ही ये पोएम आई है। और इस पोएम को ऐसे देखा जाता है जैसे कि इस पोएम में उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी है अपने आप को मार लेने की, क्योंकि इसके बाद जो इन्होंने अटैम्प्ट किया है वो लास्ट अटैम्प्ट था इनकी डेथ का, और उसके बाद इनकी डेथ हो ही गई थी। इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की मगर मर नहीं पाई, और बहुत बुरी तरह से मरने की कोशिश की। इन्होंने अपने उस मरने में पेन को भी ये प्लेजर की तरह लेने लगी, मतलब इन्हें दर्दनाक मौत मरनी थी, इन्हें ऐसे सिंपली नहीं मरना था, मरने से नहीं डरती थी। तो आप समझ सकते हैं इनकी दिमागी हालत कितनी बुरी होगी, इनकी अपनी लाइफ कितनी सफोकेटिंग होगी, कितनी चोकिंग होगी, कितनी तकलीफ दे होगी कि ये डेथ को ब्यूटीफुल मान रही हैं और अपने आप को इस दुनिया से किसी तरह से भी छुटकारा दिलाने की सोच रही हैं। अच्छा, इनकी आप पोएट्रीज़ में एक चीज़ और देखेंगे, डेथ एंड रीबर्थ का फिनोमेना रहता है। एरियल में भी डेथ एंड रीबर्थ की इमेजरी थी कि डेथ होगी, उसके बाद मेरी आत्मा ऊपर चली जाएगी और मैं फिर से रीबर्थ लूँगी, कहीं पे फिर से एक एरो की तरह मेरी आत्मा ऊपर जाएगी और मैं फिर से कहीं ज़िंदा मिलूँगी, कहीं बर्थ लूँगी। उसी तरह से वो अपनी मुश्किलों का अंत सिर्फ ये मानती थी कि मेरी मुश्किलों का अंत तभी होगा जब मैं ये वाला जीवन ख़त्म करूँगी। जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं, कोई ख़राब पेंटिंग हो जाती है, उसमें काले रंग पीले रंग बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हमें अजीब सा होता है, हम कहते हैं अब हम इससे अच्छा कर ही नहीं सकते, तो हम वो पूरा पेपर ही उठाकर इसको क्रश कर देते हैं और फेंक देते हैं और फिर दूसरी पेंटिंग बनाते हैं। तो लाइफ वैसी नहीं है कि हम पेंटिंग बना रहे हैं, लाइफ वैसी है कि हमें शुरू से ही अच्छे रंग इस्तेमाल करने, और अगर कहीं पर ख़राब रंग इस्तेमाल हो भी जाए तो हमें उन रंगों को किसी और दूसरे शेड से मिला करके उनको और ब्यूटीफुल बना करके उनको कुछ एडजस्ट करके ब्यूटीफुल बनाकर लाइफ की पेंटिंग को अच्छा बनाना होता है। तो ये वो नहीं समझ पाई, इस बैलेंस को वो नहीं समझ पाई। आई होप ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ, ये जो बर्थडे प्रेजेंट है ये 30 पोएम्स में रिटन है। ये 30 पोएम्स हैं, इनमें ये पहली पोएम है उन 30 पोएम के कलेक्शन की जो 1962 में आई थी और 6 मंथ पहले आई थी सिल्विया प्लाथ के डेथ के। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब उन्होंने, तो पता ही आपको, सुसाइड किया था। अच्छा, इस मंथ को बहुत ही प्रोलिफिक मंथ माना जा रहा है क्योंकि इस मंथ में उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी थी। इस पोएट्री में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ हर डिसीजन टू मेक हर लाइफ एंड दिखाई देगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि उसकी एक बहुत ही ज़्यादा ज़ील थी, बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज़म था कि वो परफेक्ट रहे, परफेक्शनिस्ट की तरफ उसकी एंथुसियाज़म था। और इन्होंने, फिर मैं अब शुरू करती हूँ, पोएम को शुरू करती हूँ इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए। तो यहाँ पर पोएम शुरू हुई थी, अ बर्थडे प्रेजेंट बाय सिल्विया प्लाथ। व्हाट इज़ दिस बिहाइंड दिस वेल? इट इज़ अगली। What is this behind the veil? It is ugly, it is beautiful. It is shimmering, has its breadth, has its edge. I'm sure it is unique, I'm sure it is what I want. When I am quiet at my cooking, I feel it looking at, I feel it thinking. Is this the one I am to appear for? Is this the elect one? The one with black eyes, pit and scar, measuring the floor, cutting off surplus, adhering to rules. Is this the one of the Annunciation? My God, what a laugh. यहाँ पर क्या होता है? अ बर्थडे प्रेजेंट, वो बर्थडे प्रेजेंट किसको देख रही हैं? वो बर्थडे प्रेजेंट डेथ को देख रही हैं। वो ऐसे बता रही हैं कि मैं, मेरे लिए एक बर्थडे प्रेजेंट रखा है जो कि पर्दे के पीछे रखा हुआ है और मैं अब उस बर्थडे प्रेजेंट को जल्दी से खोलना चाहती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ओपन दैट। और क्या ये अगली है? फिर वो क्योस लगा रही हैं कि क्या ये अगली है, क्या ये सुंदर है, क्या ये शिमरिंग है, क्या इसका ब्रेस्ट है, क्या इसके एज हैं। मीन्स इसका कि वो ये जानना चाह रही हैं कि जो भी मैं देख रही हूँ गिफ्ट, कैसा है ये गिफ्ट। वो इस गिफ्ट को देखना चाहती हैं किसी भी हालत में। तो वो ये क्योस लगा रही हैं, क्या ये अगली सा है, क्या ये खूबसूरत सी है, मतलब ये मौत है। ये जो मौत का गिफ्ट है उनका, जो दरवाजे के पीछे जो पर्दे के पीछे रखा है उसको देख के कह रही हैं क्या ये अगली है, क्या ये सुंदर है, क्या ये चमकदार है, क्या इसके ब्रेस्ट है, क्या ये एज वाला है। जैसे हम कहते हैं ना, क्या है इसमें, डॉल है इसमें, क्या है। तो वो कहती है इसमें क्या है, कैसी है मौत, मौत कैसी होती है, क्या फीमेल होती है, क्या एजेस होते हैं, क्या हार्श होती है,
क्या कोई वेपन की तरह मौत होती है? आई एम श्योर इट इज़ यूनिक। जो कुछ भी होती है बहुत ही यूनिक होती है। आई एम श्योर इट इज़ व्हाट आई वांट, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वही चीज़ है जो मैं चाहती हूँ। आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग दिख रही है। व्हेन आई एम क्वाइट एट माई कुकिंग, और यहाँ पे वो ये बताती हैं कि अपने आप को लिटिल मॉकरी भी बताती हूँ। कहती हैं देखो, जब मौत मुझे बैठ के देखती होगी ना, जब मैं काम करती होंगी, व्हेन आई एम क्वाइट एट माई कुकिंग आई फील इट लुकिंग, आई फील इट थिंकिंग। कहती है जब मैं अपना काम करती हूँ ना किचन में, तो मौत मुझे देख के हंसती और बोलती होगी कि अच्छा अच्छा यही है वो जिन्हें मरना है, जिन्हें मुझे पहनने की कोशिश की है। इज़ दिस द वन आई एम टू अपीयर फॉर। अच्छा अच्छा, मैं कह रही है कि मौत बोलेगी मुझे देख कर के अच्छा यही है वो जो मरना चाहती हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रेशर में है कि इनकी आंखों में भी मतलब काले घेरे आ चुके हैं और उसके चेहरे पे भी स्कार आ चुके हैं। कई बार उसने मरने की कोशिश की, तो शायद वो ये कहना चाह रही है कि जहाँ जहाँ उन्होंने मरने की कोशिश की जैसे जैसे, तो उनके बॉडीज़ पे बहुत स्कार होंगे, या डेली लाइफ को जीते जीते उनकी बॉडी पे बहुत स्कार्स आए होंगे। मेजरिंग द फ्लोर, कटिंग ऑफ द सरप्लस, और ये जो ज़्यादा चीज़ें जो रख दी उसको काट रही हूँ, और जो आटे को गूंद रही हूँ, फ्लोर को आटे को चेक कर रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ। मतलब ये वो औरत है जिसको मुझे ले जाना है मैं मरने के लिए। मतलब वो ये कह रही है कि मौत बैठी मुझे देख के ये सोच रही है कि अरे क्या मजाक बना रखा है, इसे मरना है जो अभी भी दुनियादारी में लगी हुई है। एडहरिंग टू रूल्स टू रूल्स टू रूल्स, और वो जो अभी भी रूल्स पे रूल कर रही है, अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है, अच्छी चाइल्ड बनने की कोशिश कर रही है, अच्छी मदर है, अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही है, अच्छी प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रही है, अच्छी राइटर बनने की कोशिश कर रही है, अच्छी पोएट बनने की कोशिश कर रही है। अच्छा इसे जाना है, मतलब अगर हमें मौत की तरफ जाना है तो हम सब कुछ छोड़ देंगे और आराम से मरने की तैयारी करेंगे, मर जाएंगे लेटे लेटे। लेकिन वो कह रहा है कि अच्छा इसे मरना है जो कि इतनी दुनिया में मशगूल है, जो इतनी दुनिया में परेशान है, ये कर रही है, कभी आटा बराबर नाप रही है। मतलब जो मरने वाला होता है वो तो पहले ही से बहुत ही वो हो जाता है ना, बिल्कुल बेजार हो जाता है। तो ये बेजार से तो लग नहीं रही, तो दुनियादारी में लग रही है। और ये भी आपको बताऊं कि जिस दिन वो मरी हैं उस दिन भी उन्होंने अपने बच्चों को नाश्ता वाश्ता दे करके, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर करके, ये देखते हुए कि उनके अलावा उनके बच्चों को कुछ ना हर्ट हो, उन्होंने सील किया बाकायदा किचन को। तो सोचिए वो एज अ मदर भी कितनी गुड मदर बनने के प्रेशर में थी। तो ये ले जाना है इसको, कहती है मौत मेरा मजाक उड़ा रही है और कह रही है ओ गॉड व्हाट अ लाफ, but it shimmers, it does not stop, and I think wants me. I think it wants me. I would not mind if it was bone or a pearl. All I am alive only by accident. I would have killed myself gladly that time any possible way. Now there are these veils shimmering like curtains. कह रही है कि पर्दे के पीछे मौत बैठी सोच रही है, और अब तो मुझे लगने लगा कि मौत को भी मैं चाहिए। मतलब मौत मुझे चाह रही है, जैसे मैं मौत को चाहती हूँ तो मौत मुझे चाह रही है। मीन्स कि इस पोएम के बाद आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब की बार तो मैं मर ही के रहूँगी। तो मौत मुझे चाह रही है, जैसे मैं उसे चाह रही हूँ वैसे मौत मुझे चाह रही है। अब मुझे परवाह नहीं है कि वो बोन्स में है, पर्ल्स में है, मतलब उसके बोन्स हैं, पर्ल्स हैं, या वो कैसा है मेरा बर्थडे प्रेजेंट। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई बर्थडे प्रेजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वही है ना, अब मुझे बर्थडे प्रेजेंट चाहिए भी कैसे होगा। आई डू नॉट मच वांट मच ऑफ प्रेजेंट एनी वे दिस ईयर। मुझे इस साल कोई प्रेजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी बाय एक्सीडेंट है, मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी ले सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी बाय एक्सीडेंट है, मैं बार बार लेने की कोशिश करी, बार बार बच जा रही है जान। तो फिर वो कहती है आई वुड हैव किल्ड माई सेल्फ ग्लैडली दैट टाइम एनी वेज पॉसिबल वे। तो कहती है मैं कभी भी अपने आप को मार लेती, मगर मैं मार नहीं पाई हूँ। तो मतलब मेरी ज़िंदगी कोई बहुत खुशगवार ज़िंदगी नहीं है, या ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि जो मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार तो डिसीजन है पक्का कि मैं अपनी जान को लेके ही रहूँगी। ये डिसीजन मेकिंग हो गई उनकी। फिर वो कहती है द daffodilus satin of a January window white as baby's bedding and gliding with that breeze. Oh ivory, it must be a touch there. Oh ghost column come, can you not see I do not mind what it is. कह रही कैसी भी हो चीज़, कैसी भी मौत हो, मौत कैसी भी हो, अगर बच्चे की तरह हो, बच्चे के बेडिंग की तरह हो, चमकती हुई हो, विंडो की तरह हो, जनवरी विंडो की तरह हो, जिसमें ओस आ गई हो, जिसमें धुआं हो, किसी तरह की भी हो, गोस्ट की तरह हो, और या तो फिर किसी भी तरह से डरावनी हो, चाहे सुंदर हो, चाहे जैसी हो, मुझे अब बस मौत चाहिए। कैन यू नॉट गिव इट टू मी। फिर वो अब अपने बीच में और अपनी मौत के बीच में और अपने आप के कॉन्शियस के बीच में खड़े हो जाती है और कहती है कि अब जैसे ना वो डबल डायमेंशन में बात करी, 2 डायमेंशनल फिगर बन जाती है। शी इज़ कम्युनिकेटिंग विथ हर कॉन्शियस नाउ एंड शी इज़ सेइंग टू हर कॉन्शियस दैट व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी दैट। मुझे मौत क्यों नहीं लेने दे रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो हर बार जब मरने जाती थी तो पूरे मन से नहीं मर पाती थी। मतलब मरना तो बहुत चाहती थी, कोशिश बहुत थी, लेकिन क्योंकि उनके बच्चे ज़िंदा हैं, उनके बच्चे हैं, वो मदर है, वो सब
कुछ है, दुनियादारी में फिर से वापस आ जाती थी, इसीलिए वो मर नहीं पाती थी। तो आज वो अपने कॉन्शियस से, अपने ज़मीर से कह रही हैं कि कैन यू नॉट गिव मी टू मी, मुझे नहीं दे सकती क्या मौत तुम मुझे। डू नॉट बी अशेम्ड, आई डू नॉट माइंड इफ़ इट इज़ स्मॉल, अगर मुझे शर्माओ मत कि अगर छोटी भी अगर मौत होगी तो मुझे शर्माओ मत कि अगर बुरी तरह की भी हो, छोटी भी हो, मत घबराओ। अपने कॉन्शियस को कह रही है डू नॉट बी मीन, आई एम रेडी फॉर इनॉमिटी, मत घबराओ, मैं किसी भी तरह की तकलीफ़ के लिए तैयार हूँ, चाहे एनोनिमस कुछ भी हो मेरे साथ, मेरे को अचानक से कुछ भी मिले, कैसी भी तकलीफ़ हो मौत की, मैं घबराओ मत। अपनी कॉन्शियस से कह रही हैं वो, अपने ज़मीर से कह रही है कि तैयार हो जाओ। जैसे आपने टीवी में, फिल्मों में देखा होगा ना कि कॉन्शियस होकर खड़ा हो जाता है, सामने ज़मीर शीशे में आ जाता है, आप दो दो हो जाते हो, डबल रोल जैसे। तो वही कह रही है कि लेट अस सिट डाउन टू इट एंड वन ऑन आइदर साइड एडमायरिंग द ग्लीम, कह रही है चलो मैं तो, वो अपने कॉन्शियस को कन्विंस कर रही है कि मर जाओ, इतनी कोई तकलीफ दे बात नहीं होगी, कैसी भी होगी, आई एम रेडी, तुम भी तैयार हो जाओ। द ग्लेज, द माइनरी वैरायटी ऑफ इट, लेट अस ईट अ लास्ट सपर एट इट लाइक अ हॉस्पिटल प्लेट, देखो चलो हम साथ साथ बैठ के आपस में बातचीत करते, थोड़ा कहते हैं समझौता करते, लास्ट में हम खाना खाते हैं एक साथ। और आई नो वाई यू विल नॉट गिव इट टू मी, यू आर टेरिफाइड, मुझे पता है तुम मुझे क्यों नहीं देना चाह रही हो मौत को, क्योंकि तुम डरी हुई हो ना। किसको कह रही है ये? कॉन्शियस को अपने। द वर्ल्ड विल गो अप इन श्रीक एंड यू योर हेड विथ इट, बोज ब्रेजन एंड एंटीक शील्ड, कह रही है तुम मत घबराओ, दुनिया की चीखों का भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, गो अप इन श्रीक, चिल्ला भी सकती है और तुम्हारा सर भी फट सकता है, मगर तुम घबराओ मत, हम इतने हल्के से जाएंगे ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोज ब्रेजन एंड एंटीक शील्ड, अ मार्वल टू योर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज़ नॉट सो, आई विल नॉट टेक इट एंड गो असाइड क्वाइटली, कह रही है ना कि देखो तुम डरो मत कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या जीऊँ, कैसे जीऊँ, मतलब मेरी जीने की संभावनाओं के बारे में मत सोचो, मुझे जाने दो। आई विल ओनली टेक इट एंड गो असाइड क्वाइटली, देखो जैसे हम कहते हैं ना यार थोड़ा सा दिखा दो, बच्चा कहता है ना, हम कहते हैं ना गिफ्ट को, यार थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दो, हम इसको अनवेल कर ले, खोल ले। अगर आप देखो जब बर्थडे होता है तो बच्चे कहते हैं ना गिफ्ट खोल लें, तो हम कहेंगे अगर कि ये गंदा हो जाएगा या अभी ये शोर मत मचाओ अभी, तो वही कहते हैं अरे हम धीमे से खोलेंगे, आराम से खोलेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, खड़खड़ की आवाज़ भी नहीं आएगी, हम आराम से खोलेंगे, प्लीज़ खोल लें। तो वैसे ही वो अपने कॉन्शियस से कह रही कि क्या हम इसको अनवेल कर ले, क्या हम ले लें, हम ऐसे खोलेंगे अपनी मौत को, ऐसे जाएंगे, यू विल नॉट इवन हियर मी ओपनिंग इट, तुम ऐसे पता भी नहीं चलेगा तुमको कि हम कैसे खोल रहे हैं। किसको कन्विंस कर रही है? अपनी कॉन्शियस को। नो पेपर क्रैकल, किसी पेपर की आवाज़ भी नहीं आएगी। एक्चुअली वो पेपर कह रही है, मगर वो ये कह रही है कि मेरी बॉडी का कोई भी मुझे मतलब मैं आराम से मौत की गोद में चली जाऊँगी, तुम मत टेंशन लो कॉन्शियस, मैं ना तुम्हें आवाज़ और पता भी नहीं चलने दूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। नो फॉलिंग रिबन्स, नो स्क्रीम एट द एंड, कुछ भी नहीं था, जैसे कहते हैं ना जब गिफ्ट खोलते तो रिबन्स गिरते हैं, और नो स्क्रीम एट द एंड, और कुछ भी नहीं होगा, कोई चिल्लाहट, कोई चीख नहीं होगी, जब मैं मरूंगी तो मैं कोई आखिरी चीख भी नहीं चीखूंगी। आई डू नॉट थिंक यू क्रेडिट मी विद दिस डिस्क्रिप्शन, और मुझे नहीं लगता कि तुम अब इतने कहने के बाद भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। इफ़ यू ओनली न्यू हाउ द वेल्स वर किलिंग माई डेज, टू यू दे आर ओनली ट्रांसपेरेंसी, क्लियर एयर, क्या तुमको पता है कि जिस ज़िंदगी में तुम मुझे रोक के रखना चाहती हो वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह है कि वो रोज़ मेरी गले को चोक करती है, रोज़ मुझे तकलीफ़ होती है। जिसको तुम ट्रांसपेरेंसी और खुशगवार और खुली हवा कहती हो ना, वो मेरे लिए खुली हवा नहीं है, वो मेरे लिए चोकिंग है। तो आप समझ सकते हो उसकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी कि वो मरना चाहती थी। टू यू दे आर ओनली ट्रांसपेरेंसीज, क्लियर एयर, बट माई गॉड द क्लाउड्स आर लाइक कॉटन, आर्मीज ऑफ देम, दे आर कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कहती है कि तुम जिसको ज़िंदगी समझते हो ना, जो मैं रोज़ ज़िंदगी जीती हूँ, इस मौत से बहुत बदतर है, बहुत बदतर। तुम इस सोचते हो कि मैं खुली हवा में, ताज़ी हवा में सांस लेती हूँ, नहीं, मैं सांस नहीं लेती हूँ। मेरे चेहरे पे, मेरे अंदर, मेरे गले में मेरे ऐसे चोक होते हैं ये हवा के झोंके, जैसे कि ये बादल हैं, बादल के कण हैं, जैसे कॉटन होती है ना, किसी के मुँह में ठूसी जाती है कि वो चिल्लाए नहीं, तो वो ज़िंदगी ने मेरे गले में कॉटन की तरह, ये बादल मुझे कॉटन की तरह दिखते हैं। आर्मीज़ ऑफ देम, मतलब एक कलेक्टिव नाउन यूज़ करती, कहती कि बिल्कुल गले में भरे चले जा रहे हैं मेरे ये कॉटन की तरह बादल जो है, ये खूबसूरत बादल मुझे बादल नहीं दिखते, मुझे मुंह में ठूसने वाली रुई दिखते हैं जो मेरे गले में से और रुंधी जा रही है आवाज़। दे आर कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो हवाएं हैं ना, ये मेरे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का काम करती है। स्वीटली आई ब्रीथ इन, फीलिंग माई वेन्स विद इनविजिबल विद द मिलियंस प्रॉबल मोड्स दैट टेक्स द ईयर्स ऑफ माई लाइफ। You are silver suited for the occasion, oh adding machine. It is impossible for you to let something go and have it your whole. Must you stamp each piece purple? Must you kill what you can? There is one thing I want today and only you can give it to me. कहती है कि आप छोड़ दो, मुझे जाने दो,
मेरी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ दे है और देखो मुझे ना, क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं पॉसिबल है कि तुम मुझे एक साथ मौत दे दो? नहीं, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार अपने आप को मारने की कोशिश की मौत, मगर तुम मुझे बार बार एक बार में आई नहीं। अब सिर्फ ये मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हें अब एक बार में रिसीव करूँगी, मतलब एक बार, अब आखिरी बार में मरूँगी। तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम मुझे बार बार मतलब थोड़ा थोड़ा मारो। वही कह रही है कि मुझे थोड़ा थोड़ा मत मारो, मैं अब अकेले पूरा मरूंगी। मतलब आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस। इट स्टैंड एट माई विंडो बिग्स एट स्काई, इट ब्रीज ऑफ माई शीट द कोल्ड डेथ सेंटर where the spit lies concealed and stiffen to the history, let it not come by the mail, finger by finger। कहती है अब मैं इसको उंगलियों से ऐसे कदम कदम चल के नहीं रिसीव करूँगा, मैं सीधे इसको रिसीव करूँगी। ये डिसीजन मेकिंग हो चुकी थी इनकी मौत की, इन्होंने इसी पोइट्री से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये डिसीजन ले चुकी थी। लेट इट नॉट कम टू बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, आई शुड बी 60 बाय द टाइम द होल ऑफ इट वॉज डिलीवर्ड टू यू एंड नम टू यू टू यूज़ इट। यहाँ पर क्या है ना कि अब वो कह रही है कि वो अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रही है कि अगर तुम्हारी जब तुम ये सोचो कि आगे क्या होगा जब मैं 60 की होंगी, और या वो इवन हियर मी ओपनिंग, मतलब वो ये कह रही है कि आगे मैं क्या होगा जब मैं 60s की होंगी, मैं कैपेबल होंगी और बातें होंगी आगे की, ये सब के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ते हैं। अब बस अब रिसीव करो। बाय द टाइम द होल ऑफ इट वॉज डिलीवर्ड टू यू एंड नम टू इट, ओनली लेट डाउन द वेल द वेल द वेल इफ़ इट वर डेथ। बस मुझे अब एक ज़िद है, मुझे मौत चाहिए, मौत चाहिए, मौत चाहिए, चाहे जैसे भी हो। आई वुड एडमायर द डीप ग्रेविटी ऑफ इट टाइमलेस आइट, आई वुड नो यू आर वेरी सीरियस, यू आर सीरियस, लेट इट नॉट कम बाय वर्ड्स ऑफ देयर वुड बी नो, just a minute, I would admire the deep gravity of it is timeless, I would know you are very serious। तो यहाँ पर ये कहती हैं कि अब मुझे हर हालत में सीरियसली इसको रिसीव करना है और अब मेरी डेथ बहुत करीब है। देयर वुड नो बी अ नोबिलिटी देन देयर वुड बी अ बर्थडे। और वो कहती है आई वुड एडमायर द ग्रेविटी ऑफ इट, हाँ ये हो गया। देयर वुड बी अ नोबिलिटी देन देयर वुड बी अ बर्थडे एंड द नाइफ नॉट कार्व बट एंटर प्योर क्लीन एज क्राई ऑफ बेबी एंड द यूनिवर्स लाइट फ्रॉम माई साइड। कह रही है कि अब मुझे ये अपने बर्थडे प्रेजेंट को ले लेने दो। जब हम बर्थडे प्रेजेंट लेते हैं तो कोई निब होती है, जो भी होती है, हम उससे काटते हैं ना, रिबन को उससे काटते, चाकू से या नाइफ से हम काटते हैं, तो कट करते हैं तो ऐसे काट देते हैं बस। तो वह कह रही है अब ये नाइफ उससे नहीं काटेगी, मेरे अंदर जाएगी और मैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से, केयरलेसली मैं आराम से स्लाइड करूँगी इस बर्थ से रीबर्थ की तरफ, और all the cares force onto her side away, giving her a kind of rebirth by making the death as a kind of birth they present। She uses here the death and the rebirth imagery। यहाँ पे वो ये कहती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं जैसे रिबन में से चाकू से काटते हैं ना, तो बस वैसे ही मैं धीरे से स्लाइड करूँगी और कट जाएगी, मौत मेरी आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें उतनी तकलीफ़ का मेरा अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो मुझे स्लाइड कर लेने दो, मुझे जाने दो इस बर्थ से रीबर्थ के लिए। तो वो जो बर्थडे प्रेजेंट है उनका, वो अब मौत उनका बर्थडे प्रेजेंट है। थैंक यू। आई होप आप